सर यूनिवर्स में बहुत सारे पैटर्न मिले जाते हैं और उन पैटर्न को समझने के लिए हम नंबर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे ये समझना है ये नंबर्स कहाँ से है, इसकी स्टडी कहाँ से शुरू हुई, इंसानियत ने कहाँ से शुरू की? यूनिवर्स में और हमारी दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स हमारे पास है, जो फील्ड ऑफ स्टडीज़ है, हम जिसको हम कहते हैं नॉलेज कहते हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई? कभी गौर किया आपने? लैंग्वेज कहाँ से ओरिजिनेट हुई, साइंस कहाँ से ओरिजिनेट हुई, फ़िलासफ़ी कहाँ से ओरिजिनेट हुई? तो हमने पहले भी इस पर डिफरेंट एंगल से बात की थी कि जैसे ही इंसान ने चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया पास्ट के अंदर, और ऑब्ज़र्व करते करते, मुशाहिदा करते करते उसने उन चीज़ों को स्टैब्लिश करना शुरू किया, तो इंसान ने उसको नाम देना शुरू किया। और नाम देने के बाद जब मुशाहिदे या ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़्यादा बन गई तो उन्होंने उन ऑब्ज़र्वेशन के ग्रुप को एक सब्जेक्ट का नाम दे दिया। मिसाल के तौर पे सबसे कदीम अक़ली इल्म जो दुनिया में पाया जाता है वो एस्ट्रोलॉजी है, इल्म फ़ल्कियात। पहले क्या होता था, जब ये बिल्डिंग्स और ये टेक्नोलॉजी और ये सब कुछ नहीं था, तो इंसान सफ़र किस तरह तय किया करता था? सितारों की पोजीशनिंग को मार्क करके, सूरज की पोजीशनिंग को मार्क करके, और इसकी पोजीशनिंग से अपने दुनिया को नेविगेट करते थे। और दूसरा, इसी की पोजीशनिंग से टाइम को मार्क करते थे। और जब ये इवॉल्व होते होते कई हज़ार साल लगे तो हमने फिर इसको कैलेंडर और दिन का और टाइम, सेकेंड, आवर्स का हमने इसको नाम देना शुरू कर दिया। इसी तरह इंसान पहले गौर किया करता था कि हम कहाँ से आए इस दुनिया के अंदर, इंसान या वजूद में आ गए, कहाँ से कहीं से आए हैं, या यही दुनिया में बने हैं, या किसी और प्लेनेट से आए हैं, हम जाएंगे कहाँ, हम पैदा होने से पहले कहाँ होते हैं, मरने के बाद कहाँ जाते हैं। जब इन सवालों के जवाब नहीं थे तो इंसान ने मुशाहिदा कर करके, डिस्कशन कर करके, गौर व फिक्र कर करके क्या समझ में आया, उनको ये फ़लसफ़ा नाम दे दिया इसको, कि जब आप कुदरती कवानीन पे गौर व फिक्र करते हो। फिर मैटर को स्टडी करना शुरू किया इंसान ने। तो जब मैटर को स्टडी करना शुरू किया तो मैंने जैसे पहले कहा था कि क्वांटिटेटिव साइड ज़्यादा है हमारी। तो जैसे ही हमने मैटर को स्टडी किया, क्वांटिटी को हम नापने लगे कि कितनी तादाद है। आपने मुझे चावल दिए, या जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था कि मैं आपको इतनी बकरियां दूंगा, आप मुझे इतने चावल दोगे, तो कितने चावल दोगे? तो वहाँ पे हमें क्वांटिटेटिव सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई। वहाँ पे न्यूमरोलॉजी और मैथमेटिक्स का वजूद आना शुरू हुआ। कह लीजिए मैथमेटिक्स को हमने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। यूनिवर्स अपने एक बैलेंस पे चल रही है, उस यूनिवर्स को हम डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। अगर हम उस यूनिवर्स के अंदर नेचुरल कवानीन को ऑब्ज़र्व करें, रेंज सिस्टम को ऑब्ज़र्व करें, बायोलॉजिकल सिस्टम को ऑब्ज़र्व करें, इकोलॉजिकल सिस्टम को ऑब्ज़र्व करें, तो हम उसको स्टडी, फील्ड ऑफ स्टडी का नाम देते हैं कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं। और इसी तरह जब हम यूनिवर्स को फ्रैक्शंस में और नंबर्स में या क्वांटिटी में देखने की कोशिश करते हैं तो हमें एक न्यूमरोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये बात समझ में आई, ठीक है, लेकिन फिर न्यूमरोलॉजी कहाँ से जनरेट हुई? अब जैसे मैंने कहा कि फ्रैक्शंस में हम यूनिवर्स को देख रहे हैं, या नंबर्स में देख रहे हैं, क्वांटिटी में देखना चाह रहे हैं, तो इंसान को एक ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे पास एक क्वांटिटेटिव सिस्टम या एक सब्जेक्ट मैटर या एक नॉलेज बेस होना चाहिए, जिसको हम न्यूमरोलॉजी या नंबर्स कहते हैं, मैथ्स कहते हैं जिसको आप। फिर इंसान ने गौर करना शुरू किया कि जहाँ कुछ नहीं है उसको हम ज़ीरो कह देते हैं, जहाँ कोई स्पेस, कोई टाइम नहीं है। जब ये कॉन्सेप्ट बेसिकली, जब दूसरे कॉन्सेप्ट, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट इवॉल्व होना शुरू हुए, तो हमारे पास टर्मिनोलॉजी आ गई। एक ऐसी जगह जहाँ स्पेस और टाइम ना हो, वो क्या कहलाती है? ज़ीरो, नथिंगनेस। तो जब कोई चीज़ ना हो तो उसको हम नथिंग कहेंगे फिजिक्स में। और जहाँ कोई भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी ना हो, नंबर्स ना हो, उसको हम ज़ीरो कहते हैं। और जैसे ही ज़ीरो से कोई ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी आती, कोई स्पेस एंड टाइम के अंदर कोई चीज़ एग्जिस्ट करना शुरू करती, उसको हमने फिर वन कहा, और उसकी प्रोग्रेशन। अच्छा, मैथमेटिक भी एक प्रोग्रेसिव, ये एक प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, जो यूनिवर्स को हम कि इस डायसेक्शन में देखते हुए ओरिजिनेट किया हमने इंसानों ने। जब हमने नंबर सिस्टम बना लिया, 1 से लेकर 10 तक एंड 100 तक, और उसकी मल्टीपल्स बना लिए, तो फिर हमारे पास न्यूमरोलॉजी का वजूद आ गया। फिर हमने यूनिवर्स को उन एंगल्स पे और एक्सप्लोर करना शुरू किया। ज्योमेट्री हमारे पास आई, मैथमेटिक्स के अंदर अलजेब्रा हमारे पास आया कि हम लंबी प्रॉब्लम्स को किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। ज्योमेट्री हमारे पास आई कि हम एंगुलर तरीके से यूनिवर्स को कैसे देख सकते हैं। तो जैसे ही ये नॉलेज इवॉल्व करने लगी, तो आपको समझ में आने लगा कि यूनिवर्स को हम कितने एंगल से, जैसे अर्थ का डायमीटर अब हम निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, हम साउंड की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, हम चीज़ों को वेट कर सकते हैं, हम चीज़ों के मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब हमारे पास मैथ से हो रहा है, न्यूमरोलॉजी से हो रहा है। तो इस तरह न्यूमरोलॉजी वजूद में है। इसकी जो सबसे बड़ी मुझे मिसाल मिलती है वो दिन है, हमारे जो टाइमिंग सिस्टम है। मिनट 60 मिनट होते हैं, तो उससे घंटा बनता है, फिर उससे 24 घंटे से दिन बनता है, फिर हफ्ता बनता है, साल बनता है, और फिर सदियाँ बनती हैं।
लेकिन इसमें अलग अलग सिस्टम भी होते हैं। कुछ लोगों का टाइम सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है, जैसे हमारा है 10 पे बेस्ड है, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स हो गए। कुछ लोग होते हैं उनके सुमेरियन थे या मेरे ख्याल से माया से उनके 60 डिजिट्स होते थे। इनमें क्या फ़र्क है? ये जो सारा जो आप बता रहे हैं ना, ये सारा जो टाइम का सिस्टम, ये जो भी चीज़ हमने नंबर्स पे बेस की, उसके पीछे एक लॉजिक है और एक बुनियादी लॉजिक है। ये जो आप कैलेंडर यूज़ करते हैं इसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो 12 महीने का होता है, 365 दिन का होता है, हर दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और हर घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो ये ऐसे ओरिजिनेट हो गया कि नहीं, ये इस पर हज़ारों साल की ऑब्जर्वेशन है ह्यूमंस की, और उन्होंने ये बाकायदा ऑब्जर्व किया कि अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द जो एक अपने एक्सिस पे चक्कर काटती है रोटेट, वो 24 आवर्स में काटती है उसको। उस चक्कर को हमने डिवाइड कर दिया पोर्शंस के अंदर, जिसमें हम एक पोर्शन को सेकंड कहते हैं, उस 60 सेकंड को 1 मिनट कहते हैं, और 60 मिनट के बाद 1 घंटा कहते हैं, और 24 घंटे को हम 1 डे कहते हैं। अब ये सेकंड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? सेकंड का जो कॉन्सेप्ट है वो जो न्यूमरोलॉजी के अंदर आता है, वो एक लम्हे के गुजरने को सेकंड कहते हैं। उसको फर्स्ट क्यों नहीं कहते? सेकंड इसलिए कहते हैं कि ये एक लम्हा गुजरा, अब अगला लम्हा कौन सा आया? सेकंड लम्हा आया। तो हर गुजरते लम्हे को जब गुजर जाता है पहला लम्हा, तो हम उसको सेकंड कह देते हैं। और वो लम्हा कैसे डिसाइड होता है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं जिफी, यानी कि एक मोमेंट, ये एक लम्हा गुजरा। तो इंसान जो जीता है, जो एग्जिस्ट करता है, उसको एहसास है। किस चीज़ का एहसास है? कि मैं एज कर रहा हूँ और मेरी बॉडी क्लॉक है और ये टाइम गुजर रहा है। जैसे ही मैंने ये एहसास किया तो ये एक लम्हा गुजरा। ये उस एक एहसास को करने को हम लम्हा कहते हैं, बेसिकली एक मोमेंट कहते हैं, जिफी ऑफ टाइम कहते हैं हम। तो ये जो एहसास है, ये इसकी जो पॉइंट्स हैं, इसके जो यूनिट्स हैं, उसको हमने सेकंड का लफ्ज़ दिया। और ऐसे 24 आवर्स गुजरे, यानी कि ऐसे 60 सेकंड गुजरे और 1 मिनट कहेंगे, ऐसे 60 मिनट गुजरे उसको 1 आवर कहेंगे, ऐसे 24 आवर के मोमेंट्स गुजरे तो हम कहते हैं कि अर्थ ने इतनी देर में एक रेवोल्यूशन पूरी कर ली, रोटेशन पूरी कर ली अपने एक्सिस के ऊपर। और अर्थ 365 टाइम्स जो है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस के ऊपर, और इन द मीन वाइल एक दफ़ा सूरज के इर्द रिवॉल्व कर लेती है। तो टाइम का वजूद इस तरह आया। और हमारे पास यूनिट्स थे उनको नाम देने के, जिसको हम न्यूमरोलॉजी में कहते हैं। अच्छा, फिर ये जो ऑब्जर्वेशन रही, ये वक्त के साथ ऑब्जर्व हुआ कि अर्थ रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, और उसको हम टाइम कहते हैं। ये अर्थ का टाइम है। इसी तरह अगर मैं मार्स में रह रहा हूँ तो मैं मार्स के टाइम को ऑब्जर्व करूँगा, वो मार्स का लम्हा अलग होगा, मार्स के मोमेंट्स अलग होंगे, या मार्स में गुजरा हुआ वक्त अलग कहलाएगा। अच्छा, ये जो 60 वाला हमारा सिस्टम है वो तो इससे था क्योंकि उनके, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, क्योंकि यूनिट 60 थे तो उन्होंने 60 यूनिट के हिसाब से कर लिया। अगर 10 यूनिट के हिसाब से हम करते तो हमारे 10 सेकंड होते, 10 घंटे। ऐसे नहीं होता कि बस हम ये अपनी मर्जी से उठ के लोगों ने, देखिए एक चीज़ जो ट्रायल एंड एरर की बेसिस पे एक्यूमुलेट हो रही होती है, उसमें हज़ारों साल की ऑब्जर्वेशन, लोगों की रिसर्च और उनके ओपिनियन मेकिंग या एनालिसिस, वो बिल्डअप होते हुए आ रहे होते पीछे, तब कोई जाके कोई सब्जेक्ट मैटर फॉर्म होता है। किसी भी इल्म को हमें इस कदर डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, चाहे वो साइंस है, चाहे वो रिलीजियस नॉलेज है, चाहे वो, मैं कहता हूँ कुछ भी नॉलेज है, अगर वो नॉलेज एग्जिस्ट करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई ह्यूमन माइंड है। लेकिन 60 सेकंड्स क्यों? 100 पे क्यों नहीं? 10 पे क्यों नहीं? 20 पे क्यों नहीं? यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि अब जब हम न्यूमरोलॉजी को हमने इस्टेब्लिश कर लिया, नंबर्स को हमने इस्टेब्लिश कर लिया, मैथ्स हमें अब समझ में आ गया, हमने मैथ्स किस तरह बनाया, क्यों बनाया, अब हमें समझना ज़रूरी है कि ह्यूमंस ने जब ऑब्जर्व किया ना तो उनको बड़ी सिग्निफिकेंस नज़र आई कुछ नंबर्स में। जैसे 3 नंबर है, उसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंस नज़र आती है आपको जब आप ऑब्जर्व करते हैं। जितने रिलीजन है ना, वो जब भी इंसान को गाइड करने की बात करते हैं, समझाने की बात करते हैं रियलिटी की, तो वो 3 चीज़ों पे एम्फेसाइज करते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर की बड़ी सिग्निफिकेंस नज़र आती है। इस्लाम के अंदर है माइंड, बॉडी एंड सोल, जिस्म, रूह और शऊर, तीनों को एड्रेस किया गया है कुरान के अंदर, और इन तीनों चीज़ों के बारे में ही सारी डिवाइन बुक्स आई हैं। क्रिश्चियनिटी के अंदर ट्रिनिटी इफेक्ट है, आपको पता है ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, फादर, मदर एंड द होली स्पिरिट। हिंदुज़म के अंदर ब्रह्मा, कृष्णा, विष्णु, ये 3 गॉड्स हैं, 3 एनर्जीज़ हैं, जिसको वो एक्चुअली उन्होंने नाम दिए हुए, बेसिकली वो भी एनर्जी, मैटर एंड कॉन्शियसनेस के नाम है। वहाँ पे भी 3 का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा दूसरे मज़ाहिब जो है उनमें भी 3 के एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो जो यूनिवर्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना, यूनिवर्स की जो बेस है, वो नंबर्स, अगर आप उसको न्यूमरोलॉजी से ऑब्जर्व करेंगे, नंबर्स की तरीके से देखना चाहेंगे, तो 3 नंबर सिग्निफिकेंट नज़र आता है आपको। तो एक तो ये एंगल होता है। अच्छा सर, इसमें लेकिन ये एस्पेक्ट एक और है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी को हम मानते नहीं हैं। जो आप एस्पेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें साथ में आ रहा है कि यूनिवर्स की सिस्टम है, वो उनको हम मैप कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग उसको समझते हैं कि बहुत ये
एसोटेरिक नॉलेज है या कोई कल्ट लाइक नॉलेज है, मैजिक से इसका लिंक है? देखिए अभी हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि हम कोई चीज़ देख रहे हैं ना, उसको मैं कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ, लेट्स से मैं बैठा हुआ एक दरख्त ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है कि मैं उसको ऑब्जर्व किस नज़रिए से कर रहा हूँ, किस पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ। अगर मेरा उस दरख्त को देखने का नज़रिया जो है वो क्वांटिटेटिव है, यानी कि मादी है, तो मैं बोलूँगा दरख्त की लकड़ी किस मटेरियल से बनी हुई है, उसका वज़न क्या है, इसकी 1 फीट की लकड़ी का वज़न कितना होता है, उसके पत्ते कितने भारी हैं, कितना ये पानी पीता है दरख्त। मैं हर चीज़ को क्वांटिटेटिवली डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर मैं उस दरख्त को क्वालिटेटिवली देख रहा हूँ, यानी कि उसको मैं क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा उस दरख्त का फल कितना मीठा है, सही, इसकी लकड़ी कितनी जलती है, उसमें कितनी एनर्जी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसी तरह जब हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि किसी इनको बुरा भला कहने से बेहतर है कॉमन सेंस इस्तेमाल करें कि न्यूमरोलॉजी जो है वो यूनिवर्स को क्वांटिटेटिवली, फ्रैक्शंस, ज्योमेट्रिकली, इन अदर वर्ड डिफरेंट नंबर्स से देखने का नज़रिया है। और जितने भी उलूम आपको रिलीजियसली मिलते हैं, इल्म अबजद हो गया, इल्म आदाद हो गया, और वेस्ट के अंदर न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, ये सारे नंबर्स, मैथमेटिक्स होगी, सब सब्जेक्ट मैटर्स बेस करते हैं इस पर्सपेक्टिव से देखने के लिए यूनिवर्स को, कि हमें यूनिवर्स इस तरह कैसी नज़र आती है। इवन टेस्ला ने भी कहा कि पूरी यूनिवर्स जो है वो वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस है, और हमने इसका 1 मिनट भी एक्सप्लोर नहीं किया, हमने बहुत माइनर सा एक्सप्लेन किया। अगर हम नंबर्स के अंदर बहुत डीपली डिवेल्व होकर देखने लगे तो हमें यूनिवर्स के बहुत सारे राज नज़र आएंगे। आखिरी बात ये कि न्यूमरोलॉजी जब मैं बात करता हूँ, लोग बिलीव नहीं करते या करते हैं, वो एक अलग डिबेट है, कम इल्मी है लोगों की। बिलीव किसी भी इल्म पे बिलीव करते हैं तो आप उसको मानेंगे, भाई उसकी एग्जिस्टेंस है, आप बिलीव ना करें, वो इल्म एग्जिस्ट करता है। अच्छा, आप अगर बिलीव करेंगे तो क्या वो ज़्यादा एग्जिस्ट करने लगेगा? तब भी वो उतना एग्जिस्टेंस में रहेगा। तो पॉइंट ये है कि आप उस पर्सपेक्टिव से देखने की तमीज़ हासिल करें। तो जब नंबर्स की हम बात करते हैं, तो अगर आप यूनिवर्स को हाईली क्वांटिटेटिव समझना चाहें तो नंबर्स या न्यूमरोलॉजी इज़ द गेम। तो आप मुझे ऐसा करें, कुछ बहुत कॉमन मैंने नंबर सुने हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जिस तरह 3 की बात की आपने, लकी नंबर 7 है, और फिर वो एंटी क्रास का नंबर 666 है, ये कहाँ से आएंगे? देखिए 3 पे तो हमने बात क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 3 पे तो हमने थोड़ा सा आइडिया दिया आपको कि 3 नंबर जो है वो कहाँ सिग्निफिकेंट या उसकी विजिबिलिटी कहाँ नज़र आ रही। अच्छा, एक अप्रोच हमारी है कि क्योंकि 3 नंबर की विजिबिलिटी नज़र आ रही, 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैं इसको इस तरह नहीं देखता। मैं ये कहता हूँ कि आपको यूनिवर्स को समझना है तो आपकी ऑब्जर्वेशन दिखा रही है कि 3 नंबर यहाँ पे सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है। तो 3 नंबर सिग्निफिकेंट होने का मतलब है कि यूनिवर्स के इस लेवल के ऊपर जो भी चीज़ आप देखेंगे वो इन द नंबर काउंटिंग ऑफ 3 नज़र आएगी आपको। इसी तरह 6 का आपने जिक्र किया। अब आप गौर करें, टाइम एंड स्पेस के अंदर टाइम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है स्पेस को। और टाइम जनरेट कैसे होता है? जब भी मैटर स्पेस में एग्जिस्ट करेगा और मूवमेंट करेगा, रोटेट एंड रिवॉल्व। जैसे मैटर जो होता है अपने एक्सिस पे रोटेट और रिवॉल्व करता है, स्पेस के अंदर टाइम जनरेट होता है, टाइम ऑब्जर्व किया जाता है। ये तो साइंस से भी मान लिया, कहते हैं टाइम स्पेस कंटिन्यूम दोनों एक साथ प्रॉपर्टी मान ली। अब क्या नज़र आता है? आपने जब अर्थ एज अ मैटर उसको स्पेस में रिवॉल्व किया, और रिवॉल्व करने के बाद, रोटेट करने के बाद जो टाइम ऑब्जर्वेशन में आया, उसको आपने मल्टीपल ऑफ 6 के अंदर डिवाइड किया। आप नोट करें, टाइम का हर पैटर्न जो है, जो हम जिसको फॉलो करते हैं, वो मल्टीपल ऑफ 6 है। 60 सेकेंड होते हैं, मल्टीपल ऑफ 6। 24 आवर्स होते हैं, मल्टीपल ऑफ 6। 60 मिनट होते हैं घंटे में, मल्टीपल ऑफ 6। 360 दिन होते हैं, एवरेज आउट करें तो उसमें फ़र्क आता है थोड़ा बहुत, मल्टीपल ऑफ 6। 366 दिन तो राउंड ऑफ करके 365 की, हर चीज़ मल्टीपल ऑफ 6 है। तो जब आप यूनिवर्स को टाइम पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको 6 नंबर सिग्निफिकेंट नज़र आएगा। इसी तरह जब आप यूनिवर्स के बैलेंस को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको नंबर 7 जो है वो नज़र आएगा हर चीज़। अच्छा, 3 कलर, हमने 3 की बात की थी। 3 इंसान जो बेसिक रंग देख पाता है अपनी आँख से, वो भी 3 है, रेड, येलो एंड ब्लू। और बाकी जो कलर्स हैं उसकी एमैल्गमेशन है, उसकी मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह जब आप यूनिवर्स के बैलेंस को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको 7 चीज़ें बड़ी उसमें नज़र आएंगी, सिमेट्री में नज़र आएंगी, जिससे यूनिवर्स का एक बैलेंस खड़ा होता है। ये यूनिवर्स का बैलेंस है। इससे ऊपर यूनिवर्स या गॉड है, यानी कि यूनिवर्स बनाने वाली पावर है। अगर आप 7 से नीचे जाएंगे तो आपको एंटी क्राइस्ट 666 नंबर नज़र आएगा, टाइम नज़र आएगा, मैटर नज़र आएगा। हर चीज़ जो टाइम एंड स्पेस कॉन्टिन्यूम के अंदर है, मैटर के अंदर है। जैसे हमें रिलीजन में बताया गया है कि दुनिया धोखा है और मैटर एक इल्यूजन है, और सारा शर जो है, सारी नफसानी ख्वाहिशात जो मैटर के अंदर होती हैं, तो मैटर को हम इन अदर वर्ड डेविल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारा प्लेटफॉर्म ही डेविल का मैटर है। तो 666 इज एंटी क्राइस्ट, ये 666 इज सैटेनिक नंबर। तो
7 बेस हो गया यूनिवर्स का, और 7 से ऊपर जो 9 नंबर है उसकी सिग्निफिकेंस आपको नज़र आती है। हमें समझ में क्या आया, इस पे तो हम घंटों डिटेलिंग करते जाएं। 9, 7, 8, 6 नंबर की, हर नंबर की एक सिग्निफिकेंस होती है जब आप यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो। तो लोग समझते हैं कि अच्छा लकी नंबर 7 है तो मैं हर चीज़ में 7 डालूँ तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। लकी नंबर, ये यूनिवर्सल नंबर तो 7 है। अगर आप 6 नंबर के ऊपर खड़े हुए हो या आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो 6 नंबर को रेजोनेट करती है तो फिर आपका ये तो 7 कभी काम नहीं करेगा। अगर आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो 9 नंबर को रेजोनेट करती है, यानी कि यूनिवर्स की उस लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस पे, तो आपके जो 6 और 7 फारिग है या 8 फारिग नंबर है। तो ये तमीज़ हासिल करना, हमारे माशरे में गुमराही फैली है कि नंबर्स को लेके हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके उसको इस्तेमाल करके हम समझते हैं हम गुड लक हासिल कर लेंगे। ये सारा नज़रिया जो है, चाहे रिलीजियसली हो चाहे नॉन रिलीजियसली हो, ये गुड लक हासिल करने के लिए नहीं समझना चाहिए। ये अपनी एग्जिस्टेंस को, अपने वजूद को बेहतर बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बन के, एक इवॉल्व्ड इंसान बनने के लिए आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए। रास्ता आसान करने, देख अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बने। अगर चाहे आप इस अप्रोच से चल रहे हैं तो दीज नॉलेज बेसिस विल हेल्प यू आउट। अगर आप इस अप्रोच से नहीं चल रहे तो फिर आम आदमी की तरह या तो डरे हुए होंगे कि ये नंबर ये सब हराम है, और या तो ओवर कॉन्फिडेंट होंगे कि मुझे लकी 7 से पैसा मिल जाएगा। ये आपकी गलतफहमी है।